तो चलिए आज बात करते हैं परिवेश 3.0 की। ये भारत का नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम है इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स के लिए। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो टेक्नोलॉजी की मदद से डेवलपमेंट और हमारे पर्यावरण दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने का वादा करता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? कोई भी देश तेजी से विकास और अपने पर्यावरण को बचाने के बीच संतुलन कैसे बनाए? देखिए, सड़कें चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, खदानें भी जरूरी हैं, लेकिन हमारे जंगल, हमारे वन्यजीव, हमारे समुद्री तट, ये भी तो उतनी ही कीमती हैं। बस इसी मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए परिवेश को डिजाइन किया गया है। और सालों तक इसका मतलब पता है क्या था? कागजों का एक ऐसा जाल, ऐसी भूल भुलैया जिसमें बस देरी और अनिश्चितता ही थी। सोचिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना कितना लंबा और थकाने वाला काम होता होगा। फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, महीनों कभी कभी तो सालों लग जाते थे। और ट्रांसपेरेंसी, वो तो जैसे थी ही नहीं। लेकिन फिर तस्वीर बदलनी शुरू हुई। एंट्री हुई परिवेश की। अब इसका पूरा नाम काफी लंबा है, प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वर्चुअस एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। सिंपल शब्दों में कहें तो इसने पूरी प्रक्रिया को कागज से पिक्सल पर लाकर गेम ही चेंज कर दिया। चलिए इसके सफर को थोड़ा समझते हैं। और सबसे दिलचस्प बात है इसकी रफ्तार। देखिए, 2018 में ये सिर्फ एक डिजिटल सबमिशन के लिए पहला कदम था। फिर 2022 से 24 के बीच आया परिवेश 2.0, जिसमें सारे क्लियरेंस मॉड्यूल एक साथ आ गए। और अब 2026 तक ये एक पूरी तरह से एआई और जीआईएस पावर्ड डेटा ड्रिवन सिस्टम बनने की ओर एक बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है। मतलब हर वर्जन के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और तेज होता गया। और यही है सबसे बड़ा, सबसे जरूरी बदलाव। ये कोई मामूली सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, बल्कि सोचने के तरीके में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। अब फैसले सिर्फ फाइलों में लिखी बातों पर नहीं होते, बल्कि ठोस डेटा और उसके एनालिसिस पर आधारित होते हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो परिवेश 3.0 को इतना पावरफुल बनाती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज है सिंगल विंडो सिस्टम। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अब अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत खत्म। चाहे एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो, फॉरेस्ट क्लियरेंस हो, वाइल्ड लाइफ हो या सीआरजेड, सब कुछ एक ही जगह, एक ही पोर्टल पर। इससे पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस एकदम आसान हो जाती है। तो इसका पूरा वर्क फ्लो भी अब एकदम स्ट्रीमलाइंड है। देखिए, सबसे पहले एक ही जगह पर प्रपोजल सबमिट होता है, फिर राज्य सरकार उसकी जांच करती है। इसके बाद एक्सपर्ट कमेटी उसे रिव्यू करती है और फिर मिलता है मंत्रालय से फाइनल अप्रूवल। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अप्रूवल के बाद भी सिस्टम डिजिटली मॉनिटर करता रहता है कि सारे नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। अगली बड़ी टेक्नोलॉजी है जीआईएस बेस्ड डिसीजन सपोर्ट। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए जैसे पहले हम कागज वाले मैप इस्तेमाल करते थे और अब गूगल मैप्स पर आ गए हैं। ये सिस्टम आपके प्रोजेक्ट डेटा को देश के जियोस्पेशल मैप्स पर डालकर 1 सेकंड में बता देता है कि आपका प्रोजेक्ट किसी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर या किसी इको सेंसिटिव जोन के कितना पास है। और ये जो स्मार्टनेस है, ये आती है पावरफुल नेशनल डेटाबेस को एक साथ जोड़ने से। इसमें आईएसआरओ का भुवन जीआईएस पोर्टल है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स हैं, नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस है, प्रोटेक्टेड एरिया की बाउंड्रीज हैं। मतलब कोस्टल रेगुलेशन जोन से लेकर इको सेंसिटिव जोन तक सारा जरूरी डेटा एक जगह पर है। इससे इसकी एनालिसिस करने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और फिर आता है गेम चेंजर, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका काम क्या है? ये शुरुआती स्क्रीनिंग खुद ब खुद कर लेता है। जैसे क्या सारी जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, प्रोजेक्ट में शुरुआती रिस्क कितना है, ये सब एआई देख लेता है। इससे होता यह है कि जो हमारे ह्यूमन एक्सपर्ट्स हैं, उनका कीमती समय बचता है और वो मुश्किल एनवायरमेंटल मामलों पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। ये एक और बहुत ही शानदार इनोवेशन है, वनीकरण लैंड बैंक। देखिए, फॉरेस्ट क्लियरेंस में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती थी कि काटे गए जंगल के बदले में पेड़ लगाने के लिए सही जमीन कहाँ से मिलेगी। अब ये डिजिटल लैंड बैंक इस समस्या को सुलझाता है। ये प्रोजेक्ट डेवलपर्स को सीधे राज्य वन विभागों के पास मौजूद पहले से वेरीफाई की हुई जमीन से जोड़ देता है। नतीजा, पूरी प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। तो ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन इन सब सुधारों का असल में जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ रहा है? मतलब जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कंपनियां हैं, उनके लिए इसके क्या मायने हैं? अगर हम कुल मिलाकर देखें तो फायदे बिल्कुल साफ हैं। एक तो अप्रूवल्स तेजी से मिलते हैं, जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी और लागत दोनों कम होती है।
दूसरा, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है, आप रियल टाइम में सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। तीसरा, जीआईएस की वजह से फैसले बेहतर डेटा पर आधारित होते हैं और इन सब से मिलकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी एक बड़ा बूस्ट मिलता है। और ये असर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। जैसे कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं, उनके लिए अब पूरी पारदर्शिता है। वो अपनी एप्लीकेशन को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं, उन्हें पता होता है कि उनकी फाइल कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ जो एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स हैं, उनके काम करने का तरीका बदल गया है। अब उन्हें स्टैंडर्ड डिजिटल फॉर्मेट में ही काम करना होता है और अपने प्रपोजल के साथ जीआईएस कोऑर्डिनेट्स देना जरूरी हो गया है। और जैसा मैंने पहले कहा, ये सब होता है एक ही हब के अंदर। परिवेश इन चारों बड़ी क्लियरेंसेस को एक साथ ले आया है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस और कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी CRZ क्लियरेंस। तो चलिए अब बात करते हैं बड़ी तस्वीर की। आखिर एल्गोरिदम से होने वाले इस गवर्नेंस का, इस तकनीकी बदलाव का हमारे लिए मतलब क्या है? ये हमारे देश में एनवायरमेंटल गवर्नेंस को कैसे बदल रहा है? ये समझना बहुत जरूरी है कि परिवेश सिर्फ एक वेबसाइट या एक पोर्टल नहीं है। नहीं, ये अपने आप में एक पूरा नेशनल इकोसिस्टम है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां कई अलग-अलग डेटा सिस्टम्स का जाल एक साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि फैसले बेहतर भी हों और तेज भी। तो बात घूम फिरकर फिर से वहीं आ जाती है, वो सबसे जरूरी बदलाव, यानी डॉक्यूमेंट बेस्ड प्रोसेसिंग से डेटा ड्रिवन एनवायरमेंटल गवर्नेंस की ओर बढ़ना। फाइलों के ढेर से निकलकर ठोस डेटा पर आधारित फैसले लेना, यही वो असली क्रांति है जो परिवेश लेकर आया है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये तो सच है कि एल्गोरिदम अप्रूवल्स को प्रोसेस करने में बहुत तेज होते जा रहे हैं, पर क्या वो हमारे इस प्लैनेट को बचाने में और ज्यादा समझदार भी हो सकते हैं? स्पीड जरूरी है, एफिशिएंसी भी जरूरी है, लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी हमें पर्यावरण को बचाने के लिए और ज्यादा बुद्धिमानी भरे फैसले लेने में भी मदद कर सकती है? शायद आने वाला भविष्य इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करेगा।